दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मिल चुका है, मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है और काउंटडाउन चल रहा है राजस्थान का कि आखिर राजस्थान में किसके हाथ कमान जाएगी। कई नाम चल रहे हैं, कभी अश्विनी वैष्णव ऊपर हो जाते हैं तो कभी बालकनाथ आगे बढ़ जाते हैं, कभी वसुंधरा राजे सिंधिया आगे हो जाती हैं तो कभी दिया कुमारी का नाम चर्चाओं में आ जाता है, कभी फिर अश्विनी वैष्णव नंबर 1 हो जाते हैं तो कभी चर्चा चल पड़ती है कि वसुंधरा की कोई डायरी है। ये बहुत सारे वो सवाल हैं जो उलझाए हुए हैं लोगों को कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, राजस्थान की कमान किसे मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है चुनाव जीतने से लेकर और चुनाव जीतने से पहले चुनाव लड़ने से लेकर टिकट मिलने से लेकर के और चुनाव जीतने तक तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ, योगी बालकनाथ, और विधायक बनने के बाद से लेकर के और अब तक बालकनाथ का नाम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में लगातार चल रहा है। बालकनाथ का नाम चलने के पीछे कई सारे कारण हैं, कई आप रीजन गिन सकते हैं कि जिनसे आप मान सकते हैं कि आखिर बालकनाथ का नाम किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। कहीं ये कहा जाता है कि ये राजस्थान के योगी हैं, कहीं ये कहा जाता है कि इनके नाम पर यानी कि भगवाधारी को एक और ला करके, एक भगवाधारी मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में है, दूसरे मुख्यमंत्री बनाकर भगवाधारी एक सनातन और हिंदू की राजनीति को आगे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री कौन बनता है, बालकनाथ जी कितने प्रभावी होते हैं, ये तो सब समय के गर्भ में है। लेकिन आपसे मैं चर्चा करने चला हूं कि बालकनाथ को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर वो हरियाणा में कितने प्रभावी होंगे और बालकनाथ और हरियाणा का कितना कनेक्शन है। योगी बालकनाथ राजस्थान के अंदर जन्मे हैं। अलवर जो उनकी लोकसभा सीट है जहाँ से वो सांसद हैं, अलवर के गाँव में उनका जन्म हुआ और मात्र 6 साल की उम्र से उन्होंने चले गए, दीक्षा ले ली और मठ में चले गए। जो मठ है बाबा मस्तनाथ मठ, वो हरियाणा के रोहतक जिले में है। और जिस प्रकार से तिजारा से जीत हासिल की वो हरियाणा के नूह मेवात जिले के साथ लगता हुआ एरिया है। 5 सीटें विधानसभा की हैं जिसको मेवाती राजनीति प्रभावित करती है और 8 सीटें वो हैं जो रोहतक लोकसभा में खासकर रोहतक की जाट लैंड से जुड़ती हैं। रोहतक लोकसभा सीट के अंदर वैसे तो 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से एक सीट मान लीजिए कि आप रेवाड़ी हल्के की है और बाकी जो 8 सीटें हैं, 9 में से 8 सीटें, वो 4 सीट रोहतक और 4 सीट झज्जर। झज्जर की चारों सीटें अगर माने तो चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और रोहतक की जो 4 सीटें हैं, किलोई, रोहतक, इन जो मुख्य सीटें हैं, महम, इनमें से एक महम पर निर्दलीय का कब्जा है, यानी कि 8 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं। और अगर आ जाए हम मेवात के अंदर, नूह मेवात में, जो प्रॉपर प्योर नूह मेवात की सीटें हैं, नूह जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों की तीनों कांग्रेस के पास हैं, 7 और 3 हुई 10। और अगर आगे चलें तो 2 सीटें वो हैं कि जहां पर कि अगला प्रभाव कांग्रेस का अच्छा चल रहा है, यानी कि सोना तावड़ू जिसमें कि मेव मुस्लिम मतदाता काफ़ी प्रभावशाली संख्या में है, और दूसरी सीट है पलवल जिले की हथीन जिसमें कि मुस्लिम मतदाता काफ़ी प्रभावशाली संख्या में है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर हथीन सीट से लगभग 2700 वोट से चुनाव हारे थे मोहम्मद इजराइल। और अब बाबा बालकनाथ रोहतक और हरियाणा, मेवात और राजस्थान के कलेक्शन को जोड़ लें। पहले अगर बात रोहतक की करें तो बाबा मस्तनाथ जो मठ है वो रोहतक और झज्जर जिले के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, रोहतक जिले के अंदर है और रोहतक लोकसभा के साथ साथ वो साधता है झज्जर जिले को भी, जिनमें मैंने आपको बताया कि 8 विधानसभा सीटें हैं। बाबा मस्तनाथ मठ के संचालक हैं, कर्ता धर्ता हैं इस समय बाबा बालकनाथ, योगी बालकनाथ। और बाबा मस्तनाथ जो मठ है ये राजनीति के अंदर बहुत सक्रिय रहा है, खासकर रोहतक की राजनीति में। और रोहतक के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो विधानसभा सीट है किलोई से श्रेयनाथ महंत एक बार विधायक बने, उन्होंने चुनाव में हराया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर हुड्डा को, और एक बार चुनाव में हराया उन्होंने चौधरी रणबीर हुड्डा के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई कैप्टन साहब को। यानी कि 2 बार चुनाव जीत चुके हैं बाबा मस्तनाथ मठ के लोग, बाबा मस्तनाथ मठ के महंत श्रेयनाथ। और अब उसके बाद में भी अगर आप रोहतक जिले की राजनीति को समझें, झज्जर जिले की राजनीति को समझें, तो मस्तनाथ मठ वहाँ काफ़ी प्रभावित करता है। और अगर आप मेवात की बात करें, इसके साथ साथ आप ये देखें कि रोहतक जो लोकसभा सीट है
पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीधा मुकाबला हुआ था कांग्रेस और बीजेपी का। कांग्रेस के प्रत्याशी थे दीपेंद्र हुड्डा, भाजपा के प्रत्याशी थे डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा लगभग 6-7 हज़ार वोट से चुनाव तो जीत गए, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा हुआ। और जब 2024 के अंदर एक एक लोकसभा सीट पर नज़र रहेगी, तो उस स्थिति में अगर बाबा मस्तनाथ मठ से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर आप मान लीजिए कि रोहतक की राजनीति को वो काफ़ी हद तक प्रभावित कर लेगा। और अगर रोहतक की राजनीति को प्रभावित कर लेगा तो फिर रोहतक लोकसभा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कद जरूर बढ़ेगा। जहां ये कहा जा रहा है कि अगले मुकाबले के लिए कांग्रेस कहीं 21 है, तो अगर बाबा बालकनाथ का नंबर आता है तो फिर आप मान लीजिए कि मस्तनाथ मठ का जो हस्तक्षेप रोहतक लोकसभा में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर अगली बात करें मेवात जिले की, जहाँ नूह मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं और मेवात जिले से लगता हुआ है राजस्थान का तिजारा, जहाँ से बालकनाथ विधायक बने। और राजस्थान के उस तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव चल रहा था, हमने भी वहाँ की कवरेज की थी, तो बाबा बालकनाथ और वहाँ पर कांग्रेस के इकराम के बीच बड़ा टफ मुकाबला दिखाई देता था। हालांकि बाबा बालकनाथ वहाँ बड़े आराम से चुनाव जीत गए, कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया। लेकिन इसका असर क्या हरियाणा की राजनीति में ही पड़ सकता है? तो आप इसे कुछ यूँ मान लीजिए कि बाबा बालकनाथ से तिजारा से चुनाव जीतकर, जहां पर कि लगभग 55% से ज़्यादा मेव मुस्लिम मेजोरिटी के मतदाता हैं, बाबा बालकनाथ ने संकेत दे दिया कि सनातन और हिंदू को आगे करके वो अगर चुनाव जीत सकते हैं तो फिर नूह जिले की सीटों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। आप नूह जिले की राजनीति को कुछ यूँ समझिए कि नूह, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका, इन तीनों विधानसभा सीटों पर हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 40,000 के आसपास हर एक विधानसभा सीट में है। और अगर ऐसा कुछ चुनाव होता है जिसके अंदर कि हिंदुत्व के नाम पर, जहां सनातन और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू मतदाता इकट्ठा हो जाए और अगर थोड़ा सा जोर लग जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुकाबले में आ जाएगा। क्योंकि मेवात के अंदर अगर माना जाए तो अब की बार मुकाबले तिकोने हो सकते हैं कांग्रेस के विधायकों के मुकाबले में, क्योंकि तीनों विधायक कांग्रेस के हैं। और अगर वो तीनों कांग्रेस में ही रहते हैं और तीनों को टिकट मिलता है तो फिर उस स्थिति में मान लीजिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी भी अब की बार काफ़ी गंभीर होंगे। और उनके मुकाबले में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे तो मुकाबला तिकोना हो जाएगा। और अगर मुकाबले तिकोने में वोट विभाजित होगा और हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा तो भाजपा के प्रत्याशी को खासा फायदा होगा। और उस स्थिति में बालकनाथ अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर वो मेवाती राजनीति को भी प्रभावित कर देंगे। नूह जिले की 3 विधानसभा सीटों के साथ सोना को और हथीन को भी जोड़ा जाएगा। गुरुग्राम जिले की सोना तावड़ू और पलवल जिले की हथीन, इन दोनों सीटों पर भी मेजॉरिटी हिंदू मतदाताओं की है। दोनों पर विधायक भी इस समय हिंदू नेता ही हैं। सोना से संजय सिंह विधायक हैं और हथीन से प्रवीण डागर विधायक हैं। लेकिन इन दोनों सीटों पर भी अगर बालकनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि हरियाणा के अंदर लगभग 13 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि जिस पर बाबा बालकनाथ अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर वहाँ की राजनीति सीधे प्रभावित होगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये वाला समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नज़र में ज़रूर होगा, या आपको क्या लगता है कि इस समीकरण पर भी राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन, उस पर मोहर लग सकती है? क्योंकि जहाँ राजस्थान की लोकसभा सीटें जीतना जरूरी है, वहीं हरियाणा के अंदर भी 2024 में 10 लोकसभा की सीटें और उसके बाद फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतना भी भाजपा की प्राथमिकता रहेगी। आपको क्या लगता है कि कल जब राजस्थान का पिटारा खुलेगा भाजपा का, उसमें से बाबा बालकनाथ का नाम निकलेगा या कोई और हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस को देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। अरे विजेंद्र, ऐसी कौन सी पहचान है तेरी जो तेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता? अरे ताऊ, अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी, जो हम किसानों के पीछे मजबूती से खड़े, कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उससे लड़े। अब बीज से बाजार तक फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया। 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कराया। जो ठाना वो कर दिखाया।